तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जावा क्या है, क्या कर सकती है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्राम क्या होता है ना। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और कितने तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। कितने तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और उन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। तो श्याम बताइए आप, व्हाट इज जावा। हम जावा क्या है भाई, और क्यों कर रहे हो, इसके करने से क्या फायदा है। Sir, Java is a high level हम्म object oriented programming language हम्म in which we can compile also an interpreter. ओके। सर जिसमें कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है, यानी कि एक साथ पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा और स्टेप बाय स्टेप भी होगा। इट इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ। यस। और बताइए इसके बारे में। और सतीश बताइए, सतीश यादव जी, आप बताइए। जावा एक हाई लेवल मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर। ओके। और सर इसमें कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेट भी होता है सर। इसके अंदर सर जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन होती है, जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने का एक फीचर देता है। अदर लैंग्वेज जैसे सी वगैरह, सी वो में सर ऐसा मतलब नहीं होता है। और जावा जावा एक हाईली सिक्योर लैंग्वेज सर मानी जाती है। ठीक है। जी सर। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। सर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हम सर एक काम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सर उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन जब हम सर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यानी कि प्रोग्राम जब हमारा चल रहा होता है, तब हम उसे प्रोसेस बोलते हैं सर। प्रोग्राम। रजनीकांत बताइए आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जिसके द्वारा हम अपने भाषा को कंप्यूटर को समझाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को समझाते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम जो होता है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, और जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर में जब हम रन करवाते हैं, तो जिससे कंप्यूटर समझता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, किशोर बताइए आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सर ह्यूमन लैंग्वेज को सर मशीनरी लैंग्वेज में बदलने का सर एक मतलब मेथड है सर। वो एक लैंग्वेज बनाया गया है सर, जो हमारी भाषा को सर मशीन भाषा में चेंज करने का आसान तरीका है सर। तो फिर कंपाइलर क्या करता है। मतलब सर कंपाइलर तो सर हमारी लैंग्वेज को सर बदलता है मशीनी भाषा में, बट जो लैंग्वेज होती है सर वो सतीश अपने। बता रहे हो, सतीश बता रहे हो। जी जी। मैं किशोर से बोला हूँ, किशोर को बोल। हेलो सर। हाँ जी। और सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
तीन होता है, एक लो, एक मिडिल, एक हाई। और जो लो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज से बिलोंग करता है। जो हमारा जो है, जो भी हम भाषा बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी को इंग्लिश आता है और किसी को हिंदी आता है, तो मान लीजिए इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए एक आदमी चाहिए यहाँ पे, यानी कि समझाने के लिए, इंग्लिश वाले को इंग्लिश को समझाने के लिए और हिंदी वाले को हिंदी को समझाने के लिए एक आदमी होना चाहिए, ठीक है ना। भाई वो तो ट्रांसलेटर का यूज आप लोग बता रहे हो। मैं जी कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है प्रशांत? हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसे ही जैसे कंप्यूटर को कुछ बताने जिससे कंप्यूटर समझ जाए हम क्या कराना चाहते हैं उससे। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इसकी अपनी लाइब्रेरी होती है, वोकैबुलरी होती है, ये ऐसे ग्रामेटिकली। समरोज बताओ भाई। जी सर। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, बेसिकली वो हमें एक सिंटैक्स और सिमेंटिक जो है प्रोवाइड करती है। यानी कि सिंटैक्स का मतलब होता है तरीका, और सिमेंटिक्स यानी उसके अंदर आने वाले वर्ड्स। तो यानी कि जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कुछ समझाना चाहते हैं, देन कोई उससे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। मतलब कहने का सिंपल ये है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से कुछ करवाना चाहते हैं। सही बताया आपने। जो हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता तो प्रोग्राम कैसे बनता, है ना। जावा है, C++ है, असेंबली है, मशीन है, ये सब लैंग्वेजेज ही हैं जिनके माध्यम से हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द हेल्पर कंपोनेंट और इंटरमीडिएट कंसेप्ट by which we are creating the program. It provides syntax and semantic to create the computer program. आप लोगों को जो नोट्स दिया है, ये नोट्स इसलिए नहीं दिया है कि भाई इसको देखिए और बस इसको आनंद लीजिए, देख देख के खुशी जाहिर करिए। नहीं, देखिए आप सबसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आज का जो लेसन है पढ़ाई का, वो ये है कि भाई आप सब लोगों को, चाहे कोई भी हो, मतलब अगर अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा बनना है, थोड़ा सा आप चाहते हो कि टेक्नोलॉजी में आगे चल के आप जॉब भी लो और इसे अच्छे से याद आ जाए, है ना, इस पे काम कर लो, इंटरव्यू भी आपका बढ़िया क्लियर हो, है ना, तो भाई थोड़ा सा ना आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन वगैरह समझना पड़ेगा। और ठीक है, आप लोग कर रहे हो मेहनत अपने हिसाब से, आपको लग रहा होगा कि आप पढ़ ही रहे हो सुबह सुबह जग के। ये कम बड़ा मेहनत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मेहनत है अपने आप में, है ना। लेकिन थोड़ा सा जैसे जिसको एक्स्ट्रा अगर टाइम मिले तो इन सारी चीज़ों को डे बाय डे आप नोट्स बनाया करो। ये जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, इसको एक बार रिकॉर्डिंग लगा के फिर से सुन लिया करो भाई, ठीक है। आप अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने तरह से थोड़ा सा लिखोगे तो और याद होगा चीज़ें। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट है, आगे और भी कंसेप्ट आएंगे, है ना। ये छोटे छोटे कंसेप्ट से ही बड़ा कंसेप्ट बनता है एक दिन। तो ठीक है, सही बताया आपने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो हमें प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है। तीन तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। लो लेवल में मशीन असेंबली आया करती थी। हाई लेवल कोबोल, फोर्टान, पास्कल जैसी लैंग्वेजेस हैं। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी ना, वो मशीन के लिए समझना आसान होती है। लो लेवल मतलब 0 और 1, तो मशीन इजीली समझ लेती है, समझ लो नियर टू द हार्डवेयर होता है वो प्रोग्राम, बट वो ह्यूमन इजीली नहीं समझ पाता है। तो ह्यूमन क्या समझता है, हाई लेवल की भाषा समझता है। तो अगर हाई लेवल की भाषा मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ट्रांसलेटर आया, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं
कि जो ये जो हमारा जावा है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम वेरियस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब हमने जाना। आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या होती है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर आप बिगिनर हो, बेसिक एकदम जानते हो कंप्यूटर का, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना, चलेगा। एक सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैंने अपने कंप्यूटर में एक कोई प्रोग्राम बना दिया, और एक ही तरह के या अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए, और उस प्रोग्राम से कोई हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है ना। ये इन जनरल डेफिनेशन है। या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम या डेटा, कुछ भी होता है, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो। एक मिनट रुक जाइए, भूल गया था मैं। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, वैसा बोल सकते हो। तो देखिए, मैं सॉफ्टवेयर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज जावा। पहले दिन के सेशन में हम यही सीखे कि जावा क्या है और उसके क्या फायदे हैं, कि कहाँ कहाँ हम अपना कैरियर बना सकते हैं जावा से। दूसरे दिन और थोड़ा बहुत हमने ये भी सीख लिया था कि भाई जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्राम क्या है और प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट सेशन में सीखा कि भाई प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, सॉरी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन सब के बारे में समझा। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कितने तरह से सॉफ्टवेयर होती हैं ये जान लेते हैं, सॉफ्टवेयर का साइकिल जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की साइकिल क्या होती है, जिसे हम SDLC बोलते हैं। जब ये सारा चीज़ जान जाओगे आप, तो मतलब कहीं ना कहीं अब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर हम क्यों बना रहे हैं। तो इन जनरल आप सॉफ्टवेयर को एक सेट ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हो, या सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डेटा या प्रोग्राम कुछ ही बोल सकते हो, जो कि यूज होता है टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। और ये बिल्कुल अपोजिट टू द हार्डवेयर होता है, जिसको हम फिजिकली मतलब देख नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं आपसे कहता हूं कि जी आपको चलिए आज सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो क्या प्रोग्राम लिखना शुरू कर दोगे? सेट ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। आपसे मैं बोलूं चलिए प्रोग्राम बनाना है, सॉरी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखना शुरू कर दोगे पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से? नहीं नहीं। सर, पहले क्या रिक्वायरमेंट लेंगे। रिक्वायरमेंट लेंगे, रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि भाई जी क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या पर्पस है, उसके अंदर कितने मॉड्यूल हैं, क्या क्या उसे हमें काम करना है, ये सब रिक्वायरमेंट आप लोगे। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं चलो सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बोलोगे सर क्या बनाना है, कितने मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऐप बनाना है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बनाओगे। ठीक, यानी कि डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, पहले रिक्वायरमेंट लोगे, फिर बनाओगे, और फिर बना के डायरेक्टली मुझे दे दोगे तो मैं चला लूंगा, या आपको या किसी को भी दे दोगे तो वो चला लेगा? नहीं नहीं, सर। बताना पड़ेगा, उसका डेमो होगा, है ना, उसको समझाना पड़ेगा जी सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे चलता है, इसी तरह से बनाया गया होगा, ये इसका पर्पस है। तो
तो मतलब पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर बनाएंगे, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर को समझाएंगे कि कैसे कैसे चलना है। और इसी समझाने के लिए ही हम उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जांपल ले लो, रियल वर्ल्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजें हो रही होंगी। हर सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है रेड कलर में यहाँ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। ये थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन हो गया और परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है, बनाया जाता है, और फिर उसको उसके साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके दिया जाता है ताकि उसे आप चला पाए। ये सारा चीज एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी आप अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदिए, कोई भी मशीन खरीदिए, चाहे वो प्रेस हो क्यों ना हो, प्रेस हो या कोई वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एसी हो, ऐसा कोई भी मशीन खरीदिए, कोई भी डिवाइस खरीदिए। एक मिनट, ठीक है। तो अगर कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस आप खरीदते हैं ना, तो होगा क्या कि उसके साथ उसको चलाने का एक मैनुअल आता है। अगर आप सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, कोई भी मशीन को चलाने का यस सर। डॉक्यूमेंट का था। हाँ, हाँ डॉक्यूमेंट होता है कि भाई उसको कैसे कैसे चलाओगे, क्या उसका Yes, प्रोसेस होगा, समझ रहे हो। उसके अंदर के सभी फीचर के बारे में उस पे राइट किया रहता है। हाँ, उसके अंदर के फीचर में उसमें राइट किया रहता है कि कैसे कैसे उसे चलाना है। यस सर। एक मिनट जरा रुकिए। हाँ जी, तो एक सॉफ्टवेयर के साथ ये बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन, सब तीनों चीजें मिला के होता है। तो बिल्कुल उसके साथ एक मैनुअल होता है कि कैसे कैसे चलाना है। वही जो मैनुअल होता है ना, वही उसका डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है कि उसको कैसे कैसे चलाना है। ठीक है, उसी तरह से जैसे किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ये मैनुअल जरूरी होता है, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसके लिए भी सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। बताइए भाई, बात समझ में आ रही है। हेलो। हाँ जी, यस सर। तो सभी लैंग्वेज सर यस डॉक्यूमेंटेशन सर। जी प्रोवाइड सर। करती है। क्यों नहीं देंगी डॉक्यूमेंटेशन, अगर हर लैंग्वेज में होगा सॉफ्टवेयर का। अभी तो मैं जावा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर तो हर जगह होता है ना। सी और C++ की भी होगी, उसमें जो सॉफ्टवेयर बनाया रहेगा उससे जो डिवाइस फिर बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया ना आपसे, एक ही बात बोला कि सॉफ्टवेयर तो किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है। तो जिस भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनेगा उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो उसी लैंग्वेज में होगी, मतलब उसके लिए बना के रखा जाएगा, दिया जाएगा, बिल्कुल होगी। यस सर। हम्म। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए
एक प्रॉपर साइकिल फॉलो करी जाती है, एक प्रॉपर साइकिल फॉलो करी जाती है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे हमारे 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 ज़िंदगी का भी अपना एक साइकिल होता है ना, कि भाई हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, है ना, बचपन होते ही फिर जवानी आता है, फिर बूढ़े हो जाते हैं, है ना। हमारी भी अपनी एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ठीक है। फिर उसके बाद सबको एक दिन ऊपर चले जाना होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इन द सेम सिनेरियो, जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी भी अपनी एक साइकिल होती है, और उस साइकिल को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप। और कोई भी कंपनी में जब आप सब लोग जाएंगे और किसी कंपनी के लिए काम करेंगे या अपना खुद का काम करेंगे, तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर आपने बीसीए किया हो, अगर आपने बीटेक करा हो, तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाया जाएगा, टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और वहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है कि सॉफ्टवेयर कैसे कैसे बनता है, क्या उसका फेज होता है, क्या स्टेप्स होता है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल डालोगे SDLC तो आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो एटलीस्ट यार आपको भी लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। कोई है इसमें जिसको पहले से ही पता हो कि लाइफ साइकिल क्या होती है सॉफ्टवेयर की? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यस सर। अच्छा, और किसी को? यस सर। यस सर, वो नहीं पता है। यस सर, मालूम है। तो बताइए भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या फेजेस आते हैं? देखो फेजेस तो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, डिजाइनिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, टेस्टिंग होता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बता दीजिए भाई, समरूज आप ही बताइए क्या होता है। सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है ना हमारा, सर उसके जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, जब हमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का यानी कि को ऑर्डर मिलता है या क्लाइंट हमें कुछ बताता है कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो है ना हम उस सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो SDLC हमारा एक होता है कि इसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस किस तरीके से करनी है, देन डिज़ाइन, और फिर इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, फिर उसकी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। प्लानिंग में ये आता है कि मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो हम किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, उसका क्या पर्पज़ है। फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कि रिक्वायरमेंट इस तरीके से गैदर करते हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम पहले से मौजूद है, आया कि हम उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर एनहांसमेंट लाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होती है वो हमारा कोई बिजनेस एनालिसिस होता है टॉप लेवल का, वो करता है। देन डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एक मॉडल तैयार करते हैं, जैसे हम कहते हैं डमी मॉडल, जैसे हमारे मोबाइल्स के होते हैं उस तरीके का मॉडल तैयार करते हैं। देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो उसकी कोडिंग करते हैं, कोडर जो होते हैं हमारे पास। देन उससे जो एक्सपर्ट का थोड़ा सा जो लेवल होता है वो टेस्टिंग करते हैं, और वो देखते हैं कि कोई बग्स तो नहीं है इसकी, उसका लोडिंग चेक करते हैं कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, मतलब हर तरीके से जो टेस्टिंग की जाती है वो। और देन मेंटेनेंस होती है उसकी। ये स्टेजेस होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर फोकस किए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये सारा स्टेप फॉलो करा जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करी जाती है। ओके, तो प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, और इम्प्लीमेंटेशन को ही आप कोडिंग भी बोल सकते हो, है ना। कोडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सारा पार्ट होता है। ओके, तो मतलब सबसे पहले आती है प्लानिंग।
उससे ऊपर मतलब प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखो जब इसको सर्च करोगे ना आप, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसका जो डेफिनेशन, इसके स्टेप्स है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। वैसे मैं आपको इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप बोलो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है ना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है यहाँ पे। ये मैंने किसी को दे दिया था तो उसने अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है सबसे पहले। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब समझते हो आप? हाँ जी, कि भाई यस सर। सॉफ्टवेयर क्या है, क्या मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या हमें बनाने हैं, है ना, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर आता है। अब अगर मान लीजिए हमें समझ में आ गया कि भाई सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये कौन रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है? एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को कौन समझता है? एक सॉफ्टवेयर एसडीएलसी में जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करता है? सर बिजनेस एनालिस्ट। हाँ, बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट करता है, बीए करता है। बिल्कुल सही बात है। जो बीए होता है ना, कंपनी के अंदर बीए होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो करता है। बीए भी एक प्रोफाइल होती है, बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, बिजनेस एनालिस्ट होता है। वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करके एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है। ये बीए जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट? उसको हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आगे चल के जब आप बीसीए करोगे, बीटेक करोगे या कर रहे हो तो आपको अपने कॉलेज में भी जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाना होगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो आपसे बोला जाएगा अपना सिनॉप्सिस दीजिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट लाइए। यानी कि आपसे एसआरएस मांगा जाता है कि क्या क्या आप मॉड्यूल बनाने वाले हो, क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या उसका फंडा है, ये सारा चीज। उसी तरह से जो जो ये बीए पर्सन होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो जो कंपनी का पूरा बिजनेस देखता है, वो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है और उस रिक्वायरमेंट से एक एसआरएस क्रिएट करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या इसको और भी बहुत सारा नाम दिया जाता है। एसआरएस बोलो या और क्या बोल सकते हैं भाई, कॉलेज लेवल पे तो इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, चलो मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है और इसको क्या बोलते हैं, बट इसके और भी नाम होते हैं, है ना। तो इस रिक्वायरमेंट को जब आप गैदर कर, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में इसको गैदर करा जाता है, तो देखो ऐसा भी होता है क्लाइंट थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है तो वो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन पहले से भी कुछ बना के रखता है और कुछ भी अपने हिसाब से बनाता है। इसलिए बनाता है कि जी जो कंपनी के बाकी डेवलपर्स हैं और सारे लोग हैं उसको इजीली समझ पाए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को जो गैदर कर लिया गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब हो गई तो इसके बाद इसकी होती है फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, बेसिकली ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई है क्या वो फिजिबल है। मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब हो जाएगी, पूरी समझ जाएंगे कि भाई ये है हमारी रिक्वायरमेंट, तो क्या वो रिक्वायरमेंट फिजिबल है, क्या हम बना सकते हैं। तो ये सारा जी चीज लिखा हुआ है ना, ये सारे स्टेप्स जो लिखे हुए हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है चीजें, मतलब अकॉर्डिंग टू द, कह सकते हो वेबसाइट और अकॉर्डिंग टू द जगह, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यही आपको यही स्टेप मिलेगा। नीचे देखो प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग ऐसे करके दिया हुआ है और जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसमें उसमें कुछ और बता रहा हूँ।
वही प्लानिंग का मतलब यही हो गया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे हम सारा, ऐसे भी समझ सकते हो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, एसआरएस भी ये क्रिएट करेगा, सारी रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब भी यही होता है कि भाई उस रिक्वायरमेंट के लिए उसको चेक करो कि भैया वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है कि नहीं, उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी होती है टाइम पे, रिसोर्स पे और कॉस्ट पे। टाइम, रिसोर्स और कॉस्ट पे उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि भाई वो जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई है वो फिजिबल है या नहीं। अगर सपोज करो क्लाइंट ने मेरे से बोला है कि 5 दिन में सॉफ्टवेयर बना के दे दो, 5 महीने में बना के दे दो, तो क्या ये टाइम के हिसाब से फिजिबल है या नहीं। उसने कहा 5 रुपए में बना के दे दो, तो क्या ये कॉस्ट के हिसाब से फिजिबल है या नहीं। उसने कहा ये सॉफ्टवेयर हवा में रॉकेट लॉन्च करेगा, तो उससे ये चीज पॉसिबल है या नहीं। तो टाइम हो गया, रिसोर्स हो गई, कॉस्टिंग हो गई। उसने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर जब आप बनाना तो इस प्लेटफॉर्म पे बनाना, मैक पे या लिनक्स पे या इस एनवायरनमेंट में बनाना। ये हो गया रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्स मतलब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो रिसोर्स के हिसाब से फिजिबल है या नहीं। तो ये मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद, रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब हो गई, उसकी पूरी प्लानिंग हो गई, देन उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, है ना, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस हो गई मतलब, देन उसके बाद अब डेवलपमेंट फेज में आएगा। उसका इंटरफेस डिजाइन करा जाएगा, उसकी कोडिंग करी जाएगी, है ना। इंटरफेस डिजाइन करने वाले जो बंदे होते हैं उसे डिजाइनर बोलते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो कोड करने वाले लोग होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बोलते हैं या कोडिंग पार्ट बोलते हैं। वो डेवलपर होते हैं जो आप सीख रहे हो। प्रोग्रामिंग इसीलिए सीख रहे हो कि ताकि आप उसमें डेवलपमेंट कर सकें। समझ में आई बात। अच्छा, अगली चीज जो हो गई, अगर मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोडिंग हो गई, कोड डेवलप हो गया, प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट अगर बन गया है तो क्या उसको अगर आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट को दोगे तो चला लेगा? नहीं, उसकी टेस्टिंग करी जाएगी, टेस्ट करा जाएगा प्रोजेक्ट कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम देख ही लेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हैं? किसी ने मान लो ट्रैक्टर बनाने के लिए दिया हमें एक कॉन्ट्रैक्ट, या मान लो कार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो हम कार बना के उसे दे देंगे। हाँ, उसको टेस्टिंग क्या करनी है, बस चला के देख लेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्रेक सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यही होती है टेस्टिंग। आप इतना ही समझते हो टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग का मतलब इतना ही नहीं होता है। टेस्टिंग का मतलब हो गया कि क्लाइंट की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, है ना, वो जो प्लानिंग में बनाई गई थी, जिसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी गई थी, वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं, एक्चुअल की एक्सपेक्टेड से मैचिंग हो रही है या नहीं। एक्चुअल मतलब जो क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने बना के रख रखी है अभी, है ना। एग्जिस्टिंग, एक्चुअल एंड एक्सपेक्ट एंड एग्जिस्टिंग जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं। एग्जिस्टिंग बोलो, जो हमने एग्जिस्टिंग क्रिएट करके रखा हुआ है, इसके लिए टेस्टिंग करी जाएगी। इसके लिए टेस्टिंग बस एक लेवल पे नहीं होगा, इसके लिए टेस्टिंग कई लेवल पे होगा। टेस्टिंग के अभी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, है ना। अब जब टेस्टिंग होती है, जैसे मोबाइल ही एक बनता है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही बस उठा के मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता होगा? नहीं भाई, उसकी बहुत बड़ी टेस्टिंग टीम होती है, बहुत अच्छे लेवल पे उसे टेस्ट करा जाता है। उसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव केसेस सब कवर करे जाते हैं। अब मोबाइल है, मोबाइल के बटन पे क्लिक करा, कॉलिंग होने लगा, तो कॉलिंग करके उससे चला के कॉल सही से आ रहा है जा रहा है, बस इतना ही नहीं देखा जाएगा। उसमें सिनेरियोज टेस्ट करे जाएंगे कि जी हम कॉलिंग कर रहे थे और अचानक हमारे पास कुछ और काम आ गया, तो भाई उस केस में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कॉलिंग हो रही है, कॉल पे जब कट कर रहे हैं तो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। म्यूट कर दे रहे हैं तो म्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जब कॉलिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सिनेरियोज होते हैं, टेस्टिंग में करा जाता है। ठीक है, तो मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गई, फिर टेस्ट करके सॉफ्टवेयर को दे दिया जाता है क्लाइंट को, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके, है ना। जब डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके क्लाइंट को दे दिया जाएगा, क्लाइंट उसे चलाएगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्लाइंट को हम सपोर्ट देते रहेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि उससे हमारी क्या डील हुई है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ये पूरा स्टेप होता है।
ये आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ये कई जगह अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में मिलेगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसे बताया, शॉर्ट में समझाया, बहुत हमें ये इस पे ज्यादा इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? हाँ जी। हाँ सर। सर लेकिन यस सर। सर एक चीज, हम्म। सर एक अकेला डेवलपर सर मतलब ये सब पूरी चीजों को नहीं कर सकता सर, एक सॉफ्टवेयर अकेला आदमी नहीं बना सकता। देखिए, एक अकेला बंदा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। अगर देखिए, अगर सॉफ्टवेयर छोटा है तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो कि स्टैंडर्ड है ना कि ये फॉलो करना है। जैसे सपोज करो सतीश कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मुझे एक ऐप बनाने के लिए दिया, कहा जी अमेजोन जैसा एप्लीकेशन बना दीजिए, फ्लिपकार्ट जैसी ऐप बना दीजिए। आजकल तो ऐसे ही लोग आते हैं भाई मेरे पास, मैं भी ऐप बनाता हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि जी मुझे ये ई कॉमर्स ऐप बनाना है, मुझे ये फिल्टरिंग का ऐप बनाना है, मतलब वो एग्जाम्पल लेके आ जाते हैं, इस तरह से बनाना है, और कुछ नहीं होता है उनके पास। तो अब हम ना उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, ना डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, ना उसको ये चेक कर रहे हैं कि वो फिजिबल है या नहीं। वो सब तो वही बना हुआ है, सब कुछ कहानी उसकी फिट है। हम भी जानते हैं कि भैया इन काम के लिए एपीआई लगने वाला है, तो डायरेक्ट काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करके बना के उसको टेस्ट करके दे देते हैं बस। ना ही हमने कंपनी में अपना कोई बीए रख रखा है जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तैयार करे, ना ही हमने कोई टेस्टर सर रख रखा है जो एपीआई क्या होता प्रॉपर। है? बीए बिजनेस एनालिस्ट, नो बिजनेस सर, एनालिस्ट एक पर्सन होता है। सर एपीआई क्या होता है? हाँ जी, एपीआई। यस सर। एपीआई बताता हूँ मैं आगे, आपको बताता हूँ एपीआई का क्या मतलब होता है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जब स्मॉल सॉफ्टवेयर बनते हैं और रियल वर्ल्ड, मतलब जैसे एक आदमी इंडिविजुअल पर्सन अपना बनाता है, छोटी कंपनीज बनाती है। आप जैसे कोई कंपनी खोल रखा है छोटा मोटा, तो वो कोई रूल रेगुलेशन गाइडलाइन कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, वो जी डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? तो कोई जरूरी नहीं है, एक ऐसा बंदा जो घर पे बैठ के अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसको कहाँ टाइम है पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करने की। ये एक बार सुन लिया फाइल वाइल बना के किसी क्लाइंट, और क्लाइंट भी इतना कहता है जी इस तरह का फिल्टर चाहिए मुझे, इस तरह सा चीज चाहिए, बस दैट्स इट। उनका यही काम होता है। नहीं तो प्रॉपर अगर काम करा जाए तो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो अभी दिक्कत भी होती है, दिक्कत होती है। क्लाइंट ने आज बोला कि जी मुझे ये काम करना है, कल को कहेगा कि जी मुझे नहीं, अब ऐसा नहीं यार, ये भी चीज मुझे चाहिए था उसमें, अब नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी मुझे चीज चाहिए था। वो बार बार चेंज कराता रहता है। लेकिन जब कंपनी में प्रोजेक्ट बनते हैं, जो अच्छी कंपनियां जो काम करती हैं, वो प्रॉपर रूल रेगुलेशंस और ये सारे स्टेप फॉलो करती हैं। अब जैसे कोई कोई मान लो टीसीएस कंपनी है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई क्लाइंट आता है कहीं से, बाहर से आता है, आउटसोर्स आ रहा है, या यहाँ इंडिया का ही कोई क्लाइंट है, तो वो अपना पूरा प्लानिंग लेके आएगा अच्छे से, क्योंकि वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, एक दो चार नहीं होती है। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन भी एक छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, बाकी सबको पता है कि भैया इसमें क्या होना है, कुछ नहीं होना है। प्रोडक्ट दिखने वाले हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर करने वाले हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट का ट्रैकिंग होगी, बस। और पेमेंट गेटवे होगा। ये इतना माइंड में होता है सब लोग, तो ये कई चीज पहले से बनी भी होती हैं, लोग उसे रीयूज कर लेते हैं। तो छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से तो काम करने में भाई टीम चाहिए होता है। और एक बंदा हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी मैं ही कर ले रहा हूँ, डिजाइनिंग भी मैं ही कर ले रहा हूँ, कोडिंग भी मैं करूंगा, तो यार उसमें टाइम भी ज्यादा लगने वाला है, और उतना एक्सपर्टीज तरीके से काम भी नहीं होगा। एक बंदा किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट होता है, हर चीज में नहीं। ठीक है? तो करना चाहे तो डायरेक्ट करना चाहे तो कर भी लेता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स,
लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भैया पूरी टीम चाहिए। डिजाइनर का काम होता है डिजाइनिंग, इसीलिए वेब डिजाइनर एक पोस्ट होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जो बीए जो क्लाइंट से डील करता है उसे बीए बोलते हैं, बीए एक डिजिग्नेशन होता है कंपनी के अंदर। टेस्टर एक डिजिग्नेशन होता है, पोस्ट होता है ना। डेवलपर जो कोडिंग करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे बोलते हैं। कोडर कोई पोस्ट नहीं होता है, डेवलपर पोस्ट होता है। अब कंपनी क्या डिजिग्नेशन देती है मैटर करता है। कोई कंपनी बोल देती है सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिर सीनियर एनालिस्ट, है ना, फिर आर्किटेक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि वो डेवलपर किस लेवल पे है। छोटा है तो जूनियर डेवलपर, सीनियर हो गया थोड़ा सा सीनियर डेवलपर, और बड़ा हो गया तो एनालिस्ट, उससे बड़ा हो गया तो आर्किटेक्ट, और फिर उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, तो फिर प्रोजेक्ट का एक मैनेजर बन जाएगा। वो पूरा मतलब कह सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट का डोमेन है वो संभालेगा वो। फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट में लोग चले जाते हैं। मतलब आदमी धीरे धीरे काम करता है, जब उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है धीरे धीरे तो मैनेजमेंट लेवल में चला जाता है, फिर उसको कोडिंग वोडिंग करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये होता है डेजिग्नेशन, ठीक है। रही बात एपीआई की, एपीआई क्या होता है? तो एपीआई जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज की इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है ना। किसी भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उसको हम एपीआई बोलते हैं। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने का एक इंटरफेस। हर लैंग्वेज में एपीआई होती है। एपीआई हर लैंग्वेज में होती है, जावा में होती है, डॉटनेट में होती है, पीएचपी में होती है, सी में भी होती है। एपीआई का मतलब होता है कि लैंग्वेज का इंटरफेस, लैंग्वेज के अंदर बनी बनाई लाइब्रेरी। लैंग्वेज में कुछ लाइब्रेरी बनी बनाई होती हैं, बने बनाए लॉजिक्स होते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग आसान होती है, उसी को एपीआई बोलते हैं। API stand for set of inbuilt libraries or predefined functionality in any programming language. हेलो हाँ जी। सर, तब तो सभी लैंग्वेज हमें एपीआई प्रोवाइड करती होंगी, क्योंकि सभी में बनी बनाई लाइब्रेरी और प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब में होते हैं, सब में होते हैं, बिल्कुल। लैंग्वेज में एपीआई होती है। एपीआई जो है किसी भी लैंग्वेज का मैंडेटरी पार्ट हो गया। एपीआई के बिना प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती है। अच्छा जी, चलिए और डिस्कस करेंगे। सतीश समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो जावा में एपीआई कहाँ पे होती है? सी प्लस प्लस में एपीआई कहाँ पे होती है? सी प्लस प्लस में एपीआई जो होती है हेडर फाइल के रूप में होती है। तो सी प्लस प्लस की एपीआई हेडर फाइल ही है। जावा की जो एपीआईज हैं वो आपकी बनी बनाई क्लासेस हैं, बने बनाए इंटरफेसेस हैं, वो हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब फॉलो करा जाता है ना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत सारे मॉडल दिए गए, बहुत सारे अप्रोचेस दिए गए, जिनको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स बोलते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल होते हैं हमारे, जैसे वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल। ये सब थियोरेटिकल चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं कि जी आप बहुत ज्यादा जानोगे तो तभी इस पे तभी जावा सीख सकते हो, है ना। लेकिन मतलब ये सब एक जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज वाली चीज है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल भी होते हैं कुछ। कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल भी फॉलो करे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में आज आप लोगों का यही काम है, आज जरूर आप इंटरनेट पे बैठ के सॉफ्टवेयर SDLC पढ़िएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एजाइल मॉडल क्या होता है, इटरेटिव मॉडल क्या होता है। इससे थोड़ा सा आपका नॉलेज ग्रो होगा, बढ़ेगा, कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा। पढ़ने लिखने से थोड़ा सा समझ ही रहे हो कि आप कुछ घटने वाला है नहीं, बढ़ने ही वाला है। थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से सीखोगे, है ना। तो अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में जो एजाइल वाला मॉडल है, ये आजकल मार्केट में ज्यादा यूज होता है, और हम अपने कंपनी में भी इसी में ही काम करते हैं। वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल या किसी और मॉडल पे हम काम बहुत कम करते हैं। प्रोटोटाइपिंग का भी यूज होता है, जब हमें किसी रिक्वायरमेंट के लिए कोई प्रोटोटाइप क्रिएट करना होता है तो इसका भी हम यूज करते हैं। लेकिन पहले ये जब नहीं आया था एजाइल मॉडल, है ना, स्पाइरल मॉडल, तो पहले वाटरफॉल मॉडल ही यूज हुआ करता था। अब वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है? तो वाटरफॉल मॉडल इस तरह से काम करता है कि जैसे एक वाटरफॉल होता है ना, ऊपर से नीचे एक पानी गिरता है ऊपर से नीचे, उस तरह से काम करता है। झरना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। जैसे देखो ना, यहाँ पे गूगल में डाल लो वाटरफॉल, ठीक है, मॉडल, ऐसे करके लिखोगे तो वाटरफॉल मॉडल आपको इस तरह से दिखता हुआ मिलेगा कहीं कहीं। देखो ऊपर से नीचे जैसे पानी गिर रही है, बिल्कुल उसी तरह से ये वाटरफॉल मॉडल। मॉडल का मतलब होता है यार काम करने का तरीका, और कुछ नहीं। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ये काम करने का तरीका है भाई, ये काम कैसे कैसे होता है। तो पहले रिक्वायरमेंट आएगी, फिर डिजाइनिंग होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो आपने कहा था तो हम जानते ही थे सर। तो फिर इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसी को वाटरफॉल मॉडल बोल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वाटरफॉल मॉडल में, जो काम होता है, ये काम ऊपर से नीचे होता है। मतलब टॉप से बॉटम पे आएगा। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब हो जाएगी तभी डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग हो जाएगी जी तभी इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तब उसका वेरिफिकेशन होगा। मतलब जो भी स्टेप्स हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो यस दिखाया सर। गया, यहाँ पे देखो बताया गया है, इस वाले डायग्राम में बताया गया है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड देन मेंटेनेंस। आपको क्या लग रहा होगा इस वाले मॉडल में क्या दिक्कत होती होगी अगर इस तरह से हम काम करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें? सर वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये था कि अपना अब सबसे पहले हमें एक स्टेज को कंप्लीट करना होता था, देन नेक्स्ट पे मूव करना होता था। मतलब पहला काम कंप्लीट करेंगे देन नेक्स्ट। और इसमें ये दिक्कत थी कि अगर मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट अगर कहीं ना कहीं चेंज हो जाती थी ना, तो इसमें हम बैक नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा एक मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया, देन हमने मूव किया नेक्स्ट पर। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि इसमें जो है, क्योंकि क्लाइंट जो होता है सम टाइम अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करवाता रहता है, तो वो वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज को कंप्लीट कर लिया देन नेक्स्ट पे। अब लेट सपोज कि यूज़र कहता है कि भाई अगर इस वाले जो है स्टेज पर आप कोई चेंजेस लाओ, बट वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम वो नहीं कर सकते थे इसके अंदर। और रिस्क हाँ मैनेज। यानी, जी हाँ सर। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बोलिए बोलिए, और बोल रहे थे आप कुछ? हाँ सर, और रिस्क के जो फैक्टर्स होते थे वो भी हम इसमें जो है वो भी मेंटेन नहीं कर सकते थे। देन वी मूव रिस्क टुवर्ड्स। फैक्टर क्या है जैसे? सर रिस्क फैक्टर मैंने स्पाइरल मॉडल में पढ़े थे, उसके अंदर जो है हम उन्हें डिस्कस करते हैं, बट अभी ज़्यादा पता नहीं है सर इसके बारे में। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, है ना, घूम के नहीं जा सकते थे। और इस मॉडल में सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसको मैं एक एग्जांपल से आपसे बताता हूँ, है ना। एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मेरी एक कोई कंपनी है, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये कोई कंपनी है और ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। तो हमारे कोई लोकल विधायक हैं या कोई सांसद हैं, कोई जानने वाले हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है।
हमने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट आपका बना दिया जाएगा। आपका प्रोजेक्ट क्या था? सॉफ्टवेयर बनाना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई टास्क दिया गया मुझे, ये करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हमने जी उनकी सारी रिक्वायरमेंट गैदर करी। हमने कहा जी ये प्रोजेक्ट को 6 लाख रुपए में बनाया जाएगा या 1 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, और इसमें 1 साल लगने वाले हैं। तो आप इसका कम से कम जो है इसका 10% पेमेंट अगर दे देंगे तो काम हो पाएगा। 1 करोड़ लगेगा तो 10 लाख रुपए आप पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद इसमें काम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट को सोचा गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके 10% का पेमेंट मिल गया और काम शुरू कर दिए आप। तो क्या काम शुरू कर दोगे और 1 साल बाद इसकी डिलीवरी होनी है, 1 साल इसमें टाइम लगेगा। तो जो क्लाइंट हमारा था, जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना था, जो हमारे लोकल कोई अधिकारी विधायक जो भी थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए वो बार बार आपसे फोन नहीं करेंगे कि जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो एक दिन में 4 बार हाल चाल आपसे पूछेंगे कि भैया सब कुछ सही चल रहा है ना, ऐसे पूछेंगे। इसका मतलब यही है कि प्रोजेक्ट में कितना काम हो गया, कितना काम नहीं हुआ है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, व्हाटएवर। तो वो क्लाइंट को मतलब एक हेडक होता था कि जी काम चल रहा है नहीं चल रहा है। क्लाइंट के सामने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है भाई। अब सही बात है, इसमें जब 1 साल का प्रोजेक्ट है तो स्टेप बाय स्टेप ही काम होगा। तो भैया स्टेप बाय स्टेप काम होगा तो टाइम भी तो ज्यादा लगने वाले हैं, और टाइम ज्यादा लगने वाले हैं, साथ ही साथ जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टाइम तो ठीक है, कॉस्ट इतना लग रहा है। अब बीच बीच में हम क्लाइंट से पैसे मांगते रहेंगे कि जी हर 2 महीने 3 महीने में जी अब आप इतना दे दो। वो कहेगा मैं तो दे दूंगा लेकिन काम कितना हुआ। अरे ठीक ही सर, अभी आपको काम दिया जाएगा, है ना। अब काम आप उसे नहीं दिखा रहे हो, क्लाइंट से उसका आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर कोई बड़ा सा चीज जो है ना आपको लाद दिया जाए, कह दिया जाए, बिल्कुल एकदम दे दिया जाए कि ये चलो करना है आपको, है ना, तो यार वो करने के लिए यार मतलब समझ लो हेडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हेडिक हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं आपको ये दे दूं कि ये जो पर्टिकुलर काम है यार ये करके दे दो, और इस काम को लग रहा है कि यार इसको करने में महीने लगने वाले हैं। अब वो आपको लगेगा कि यार महीने लगने वाले, सोच सोच के वो काम 2 महीने में भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो। अगर कोई बड़ा सा काम आपको बोझ एक दे दिया जाए करने के लिए तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है यार। अगर वही काम छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ के दिया जाए ना तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। वही वाली बात हो गई ना कि लकड़ी का जो गट्ठर है एक साथ बांध के रख दिया जाए तो उसको तोड़ने में, है ना, वो तो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। अगर छोटे छोटे टुकड़ा होगा तो काम करना आसान होगा। तो वाटरफॉल मॉडल जो है ना बेसिकली इसी तरह से ही काम करता था कि टॉप से बॉटम जाता था, बॉटम से टॉप नहीं जा सकते, पीछे घूम के नहीं जा सकते थे। इसमें कुछ रन टाइम पे जो आप रिक्वायरमेंट चेंजिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल वो परफेक्ट बात थी कि रन टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट की चेंज होती है तो वो चेंज करना बड़ा दुखदाई हो जाता था यहाँ पे। है, आप क्लाइंट से बोलते थे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ये नहीं ये चाहते हो। मैंने कहा मैं तो मोटा पैसा दिया हूँ भाई, 1 करोड़ रुपए दिया हूँ आपको, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। मेरी अब रिक्वायरमेंट ये है, पहले वो थी ठीक है, अब ये मेरी रिक्वायरमेंट ये है। हैं क्या करोगे। समझ रहे हो ना। मेरा ये जो वेब पेज है या ये जो वेबसाइट का ये कलर होगा, ये लाल नहीं पीला होगा, उसमें हरा मिर्च नहीं दिखेगा, उसमें लाल वाली मिर्च दिखने वाली है। ऐसा ऐसा मुझे चाहिए वेबसाइट में पेज, इस तरह से दिखने वाला, उसका लुक एंड फील इस तरह से लगे। तो क्या करोगे आप, माना नहीं कर सकते हो कि ये एक छोटे से काम के लिए जी करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में हम झगड़ा करने वाले क्लाइंट से नहीं। तो ये सब कुछ माइंड में सोचा गया और एक नया अप्रोच लाया गया जो है जिसका नाम है एजाइल। और एजाइल का मतलब ही होता है डायनेमिक, कि डायनेमिकली आप कुछ भी करो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एजाइल मेथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथोलॉजी है। अगर आप कंपनी में अच्छे इंडस्ट्री में जाके आप काम करेंगे तो भैया आज के टाइम पे हर जगह एजाइल मेथोलॉजी ही फॉलो होती है, एजाइल मॉडल ही फॉलो करा जाता है। और एजाइल मॉडल में इस तरह से काम नहीं होता है कि जैसे ये रिक्वायरमेंट आई फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं काम होता है। सबसे बड़ी चीज होती है, अब देखो मैं एक दूसरा अप्रोच आपको काम करने का बता रहा हूँ। दूसरा अप्रोच काम करने का ये है जी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, मैंने रिक्वायरमेंट देखी, रिक्वायरमेंट समझी, रिक्वायरमेंट समझने के बाद मैंने कहा कि जी हाँ ये प्रोजेक्ट 1 साल में बनने वाला है, लेकिन
अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 1 साल का वेट नहीं करने वाले होते हैं। हम प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को निकालते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, और उस छोटे छोटे मॉड्यूल को टुकड़ों में तोड़ के अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का वो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो बना के हम लॉन्च कर देंगे। और क्लाइंट डेली मीटिंग करेगा हमसे। भाई देखो, बाहर के क्लाइंट तो बहुत टेक्निकल होते हैं। मान लो यूएस का कोई क्लाइंट आ गया हमारे पास और उसको काम करवाना है, तो वो टेक्निकल होता है भाई, उसको टेक्निकली पता होता है कि जी काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बस वो करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल लेबरों की तरह, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से इसीलिए वो आउटसोर्स कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को, वो बाहर दे देते हैं, हम जैसे मजदूरों को दे दे, हम जैसे मजदूरों को मिल जाता है वो कि जी हमें ठीक है, हमें करना है काम, ठीक है, अच्छा चलिए जी हमें काम करना है। तो वो काम के लिए वो 15 दिन का एक टाइम डिसाइड हो जाता है कि ठीक है ये 15 दिन में ये काम होना है, तो 15 दिन में हम वो काम करके दे देते हैं। अगर कोई बीच में चेंज आएगा जी वो मेल कर देगा या कुछ कभी फोन कर देगा, जो भी है हमारा उससे इंटरेक्शन हो जाएगा। ये 15 दिन में वो काम करके दे दिया, फिर अगले 15 दिन में फिर से ऐसे काम करेंगे, फिर और डायनेमिकली जब भी चेंजेस की जरूरत पड़ेगी तो बात तो चल रही है ना लगातार उससे हमारी। अच्छा, एजाइल मॉडल में, एजाइल मेथोडोलॉजी में बहुत सारी नए नए टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको यहाँ पे मैं अगर आपको बताने बैठूं और एजाइल को समझाने बैठूं तो आपको एजाइल मेथोडोलॉजी को ही समझाने में मतलब समझ लो कि 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। एजाइल मेथोडोलॉजी कैसे काम करती, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, एजाइल मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जरूर इससे रिलेटेड बताऊंगा, जो कि आप अभी पढ़ोगे तो आपको मे भी याद रहेगा। जैसे एजाइल मेथोडोलॉजी में टर्मिनोलॉजी होती है इपिक, इपिक नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है, स्प्रिंट नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है, स्प्रिंट प्लानिंग नाम की टर्मिनोलॉजी होती है, स्क्रम नाम का टर्मिनोलॉजी होता है, यूजर स्टोरी नाम की टर्मिनोलॉजी होती है। ये सब टर्मिनोलॉजी है ना। तो बड़ा थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन जो बंदा लगातार इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल आम बात है। मुझे भी ये बात बहुत टफ लगती थी जब मैं एक रियल इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा था। जब मैं रियल इंडस्ट्री में आया और मैं काम करने लगा तो मुझे ये बिल्कुल आम बातें लगती हैं कि जी ये स्प्रिंट है, ये डेली हो रही है हमारी या जो भी है। हाँ रंजीत, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या भाई? जो भी कुछ कह रहा है प्लीज म्यूट करके बोलेगा, मतलब मेरे से नहीं, आप अपने में अगर कोई बात कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, मेरे से बोल गलत से अनम्यूट हो गया था। अच्छा जी। तो अब जैसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, मेरी पूरा एक बड़ा सा रिक्वायरमेंट है 1 साल का, तो वो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए। तो इस जो एजाइल मॉडल है वो बोलता है कि ये जो है हमारा ये हमारा इपिक है, इसको उसको इपिक बोलता है। इपिक का मतलब ही ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथ। ग्रंथ मतलब बहुत मोटा सा होता है ना। तो उसी उसी चीज को लेके ये इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अब उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को हम पूरा इपिक बोलेंगे, मतलब टर्मिनोलॉजी बना दी और कुछ नहीं, और उसके अंदर से मॉड्यूल निकाल दिया। अब जैसे मान लो कि हमारा जो मैनेजर है, अब मैनेजर को भी यहाँ पे स्क्रम मास्टर, स्क्रम मैनेजर, इस तरह से टर्मिनोलॉजी होता है। तो वो मैनेजर जो है उसमें से स्प्रिंट बनाएगा, स्प्रिंट मतलब बनाएगा कि भैया स्प्रिंट बना के और यूजर स्टोरी उसमें डिसाइड कर देगा। स्प्रिंट का मतलब एक टाइम पीरियड कि कितने दिन में ये काम होना है। एपिक के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए गए। जैसे ई कॉमर्स पोर्टल बनाना है तो उसमें से एक पार्ट तोड़ा गया कि ये लॉगिन काम है, ये शिप मैनेजमेंट का काम है, ये ट्रैकिंग का काम है, या ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का काम है। तो मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर से मॉड्यूल को तोड़ दिया गया छोटा छोटे पार्ट में, तो मेरे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको बना दिया गया, उसको बोला गया यूजर स्टोरी। अब मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर 400 यूजर स्टोरी हैं, उस यूजर स्टोरी को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। बिल्कुल प्लानिंग से काम होगा। अब
कि जी 15 दिन में ये काम होगा, अगले अगले 15 दिन में ये काम होगा, अगले 15 दिन में ये काम होगा। उस 15 दिन वाले टाइम को जो डिसाइड करा जाता है उसको कहीं 10 दिन भी लग सकते हैं, कोई 12 दिन भी रख सकता है, कोई 20 दिन भी रख सकता है। वो आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहते हो। उसी को ही बोला जाता है स्प्रिंट। तो एक स्प्रिंट में कितने यूजर स्टोरी कवर हो सकते हैं, ये डेवलपर के ऊपर है। डेवलपर से उसकी इच्छा पूछी जाएगी कि जी आप इसमें ये इतने आवर्स में आप इसे कंप्लीट कर लोगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं कंप्लीट कर लूंगा। नहीं कर पाओगे तो ठीक है, अगले स्प्रिंट में चला जाएगा ये चीज, है ना। उसे बोलते हैं स्प्रिंट की बैकलॉकिंग। स्प्रिंट बैकलॉक हो गया, वो उस स्प्रिंट में वो कंप्लीट नहीं हो पाया, अगले स्प्रिंट में वो चला जाएगा। अच्छा ठीक है, वो 15 दिन का जो टाइम मिला था हमने बना दिया। बनाने के बाद क्लाइंट को मतलब उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे और यूआरएल लाइव कर दिया। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। क्लाइंट से बोल दिया जी देखो आपका यूआरएल ऑनलाइन चल रहा है, प्रोजेक्ट आपका ऑनलाइन चल रहा है, इतना मॉड्यूल हो चुका है। आपने जो मुझे 1 करोड़ रुपए दिया था उसको सोचने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में ही आपका इतना काम रेडी हो गया। तो सोचो, वाटरफॉल में ये चीज नहीं था, और यहाँ डायनेमिक रिक्वायरमेंट चेंज भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 15 दिन के अंदर उसको फिक्स करा जाएगा, है ना। तो इस तरह से काम होता है। देखो बहुत सारे टर्मोलॉजीज हैं। अभी मैं अब डेली आपको स्टेटस मांगा जाता है, डेली होती है, इसके लिए डेली मीटिंग होती है, स्क्रम मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, डेली कॉल होता है क्लाइंट से, डेली। देखो बड़ी कंपनियों बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन ये है कि सिस्टम से काम करना। वो अगर एक 10 लाइन का भी कोड लिखेंगे ना, सिस्टम से लिखेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से फॉलो करके लिखेंगे। जब ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम अप्रूवल हो जाएगा जी अब आपको ये कोड लिखना है, तभी आप कोड लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। समझ रहे हो। बताइए भाई। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा क्या होता है। जी सर। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसे ये काम करती है। और मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे गूगल करके आप डालिएगा एजाइल मॉडल, एजाइल मेथोडोलॉजी। आप किसी भी वेबसाइट पे भी चले जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी कैसे कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ तो पता नहीं कुछ और सब। एजाइल टेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो कुकुम्बर के बारे में समझा रहा है। सर जो फर्स्ट वाला था उसके साइड में था विकिपीडिया, ये साइड में है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिल्कुल यहाँ ये देखो guru99.com, कहीं से भी पढ़ लीजिए, इसे जरूर पढ़ लीजिए। एजाइल मेथोडोलॉजी मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब देखो हायर लेवल पे है ये कंपनी में जो जाएगा उसके लिए जरूरी चीज है। अच्छी कंपनी में जाके काम करोगे तो उसके लिए जरूरी चीज है। देखो ये देखो इस स्क्रम है टर्म, प्रोडक्ट बैकलॉगिंग, स्क्रम प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस फॉर फ्लो, ये सब टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। और क्या क्या कमी थी वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, तो आ जाते हैं जी अपने बैक टू द कंसेप्ट लाइक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है अब देखो एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जैसे मान लो आप जी कर रहे हो बीसीए और एक है 9th क्लास का बच्चा,
है ना, 8th क्लास का बच्चा, या आप बीटेक कर रहे हो, आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा जी कि बताइए व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम तो 9th क्लास का भी बच्चा बता देगा। तो आप बीटेक में या बीसीए में नया चीज क्या पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे तो फिर नया चीज क्या बताओगे। तो जब सॉफ्टवेयर को आपको समझाना हो तो ऐसे ही बोलोगे कि इन जनरल एक सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉफ्टवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, बनाया जाता है पूरा SDLC फॉलो करके, एंड देन उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ देके पूरा सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब सर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पूरी SDLC फॉलो होती है, जिस SDLC में पहले उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, फिर उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, एनालिसिस होती है, डिजाइनिंग होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होता है, फिर मेंटेनेंस होता है। सर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पूरा SDLC, मतलब जितने SDLC में बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, एजाइल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, इटरेटिव हो गया, ये सब मॉडल होते हैं, इनमें से कोई ना कोई मॉडल आप फॉलो करा जाता है। तो जब इस तरह से आप किसी के सामने बताओगे ना, तो लगेगा कि हाँ आपने सॉफ्टवेयर को बस सेट ऑफ प्रोग्राम ही याद नहीं किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब देखो, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से समझाया जा सकता है। सिंपल तरीके से बोल दोगे तो सिंपल वर्ड में वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाओगे, तो थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे, राइट। तो इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप किसी को समझा रहे हो तो आपसे कोई पूछेगा। वैसे तो ये सब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये सब तो एक कॉमन चीज हो गई, बहुत ही बेसिक चीज हो गई। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता है ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ जी, पता है, बताइए। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? नहीं सुना है किसी ने? सर ऑपरेटिंग सिस्टम। होता क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर की मेनली 3 कैटेगरी होती है। और कहते हैं ना, जावा जो है वो किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर को बना सकता है। जावा इज मास्टर टू क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। जावा से जी सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लो, जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना लो, कुछ भी बना लो। किसी को नहीं पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? डेवलप किया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे सर लिनक्स हो गया। अरे यार, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए यूजफुल होता है, जो सिस्टम को चलाता है, जिसका यूज करके कोई भी सिस्टम चलता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, वॉशिंग मशीन सिस्टम, एसी सिस्टम, कोई भी सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉर अस, दे आर स्पेशली फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। कोई हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हमें क्यों चाहिए होता है? अगर आपसे कोई पूछता है तो सॉफ्टवेयर क्या जरूरत क्या है, वाई वी रिक्वायर द सॉफ्टवेयर। भाई जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैंने आपको बताया प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं। क्वेश्चन है क्यों बनाया जाए? सॉफ्टवेयर की 2 जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर की 2 सबसे बड़ी जरूरत होती है। एक वर्ड में आपको समझाता हूं। पहली जरूरत होती है रियल वर्ल्ड में हमारे काम को आसान करना, और दूसरा जरूरत होता है किसी हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना, किसी सिस्टम से इंटरेक्शन करना। दुनिया में कोई भी हार्डवेयर है और उसका अगर आपसे इंटरेक्शन चाहिए तो वी नीड अ सॉफ्टवेयर। अगर कोई हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, कंप्यूटर में आप काम करना चाहते हो, तो क्या चाहिए? विंडो चाहिए, लिनक्स चाहिए, मैक चाहिए। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम ओनली। सिस्टम को चलाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जावा लैंग्वेज है, उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब ओएस बनता है जावा से, कंपाइलर बनता है जावा से।
तो इसका यूज सिस्टम के लिए है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है और हमारे काम को आसान करता है। वो सिस्टम के ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जी इंस्टॉल कर दिया गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन, बिग डेटा एप्लीकेशन। So Java is the high-level object-oriented programming language by which we can develop the system software, application software like desktop application, web application, mobile application, enterprise application, big data application, cloud application, जैसे मर्जी वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाइए आप जावा में, सब हमारे काम को आसान करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो एक ही डेस्कटॉप पे चले, एक ही सिस्टम में चले, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है तो मेरे सिस्टम में चल रहा है, आपके सिस्टम में दौड़ के नहीं पहुंच गया, वो एक सिस्टम के लिए है। एंड जो एप्लीकेशन और जो वेब एप्लीकेशन है वो ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट चलता है। और जावा का एक्सपर्टीज है जी, जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाओगे और वेब एप्लीकेशन भी बनाओगे। मैं आपसे दोनों एप्लीकेशन बनवाऊंगा। वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस लाइक वेबसाइट्स जो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चलेगी। तो सिस्टम, एप्लीकेशन एंड उसके बाद है यूटिलिटी। एप्लीकेशन मतलब और भी एप्लीकेशन हो सकती है यार, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वो भी मोबाइल ऐप में आज के टाइम पे बताओ मोबाइल ऐप बहुत सारी हैं। मोबाइल ऐप है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या करने के लिए हैं भाई? आपकी प्रोडक्टिविटी कम करने के लिए हैं। कहीं ना कहीं आप जो है लेस प्रोडक्टिव हो जाते हो अगर आप ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हो। तो कई लोगों का तो पूरा दिन ही दिन उसमें ही चला जाता है जी, फेसबुक देखने में और इधर उधर शेयर करने में, फोटो शेयर करना हो, फोटो देखना। सोचो, तो वही इस तरह से नहीं यूज करा करो। सर जी हाँ हेलो। जी, हाँ सर जी। जी फेसबुक है, ट्विटर है, वेब एप्लीकेशन है या एंड्रॉइड वैसी है जो एंड्रॉइड की है? दोनों है, उसकी वेबसाइट भी है और उनकी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी। जी वेबसाइट पर तो कुछ अलग दिखाई देता है, ऐप में कुछ अलग दिखाई दे ऐसे। हाँ तो दोनों दोनों एप्लीकेशन है, उनकी वेब एप्लीकेशन भी है, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है। जी हम भी बना सकते हैं ऐसी जो? बिल्कुल बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। बनाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। हमारा जो कोर्स है उसमें हम ये दोनों चीज सीखने वाले हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनती हैं। बिल्कुल बना सकते हैं सर इसमें एप्लीकेशन में एम्बेड एप्लीकेशन भी होती है? हाँ जी सर एप्लीकेशन में जो है एम्बेड भी एप्लीकेशन होती है? एम्बेडेड एप्लीकेशन। हाँ एम्बेडेड एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो भी हम घरों में अपना क्या नाम है अप्लायंसेस यूज करते हैं, सब एम्बेडेड एप्लीकेशंस हैं वो। यस सर। हाँ एलेक्सा वगैरह जो है चलाते हो आप, ये एम्बेडेड एप्लीकेशन हो गई। ओके सर। हाँ ये सारी एम्बेडेड एप्लीकेशन ये बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, और एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो, हाँ जी, स्पेशली होती हैं जिसका अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है ना। जैसे एंटीवायरस हो गए, ड्राइवर्स हो गए, है ना, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे जी मेरा कोई लैपटॉप है, कोई मेरा पीसी है, कोई मेरा मोबाइल है, उसके ड्राइवर्स हैं, वो यूनिक होते हैं, जिस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाए गए होते हैं उसी के लिए वो चलते हैं। बिल्कुल, तो सॉफ्टवेयर 3 तरह से होते हैं और जावा तीनों तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने में कैपेबल है भी।
हर एरिया में, हर फील्ड में है। तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which have capability to develop the various varieties of software like system, like application like desktop, web, mobile, enterprise मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हो, जो किसी इंटरप्राइज लेवल पे चल रही हो। जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना कोई सॉफ्टवेयर बना के रख रखा है, उसको इंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे जी TCS है, IBM है, विप्रो है, इन्होंने अपना खुद का अपना इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने पर्पस के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बात आ जाती है कि जावा तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है? लो, मिडिल है, हाई? तो ये हाई लेवल आती है। तो सर ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई गई, ये जावा क्यों बनाई गई, जब लो लेवल लैंग्वेजेस में ऑलरेडी लैंग्वेजेस थी, लाइक मशीन था, असेंबली था, ये लैंग्वेज थी। मशीन था तो असेंबली क्यों आया? क्योंकि मशीन में 0-1 में कोडिंग होती थी, 0-1 0-1 0-1, है ना। असेंबली में निमोनिक्स दे दिए गए, अब आपको 0-1 नहीं याद करना पड़ेगा, अब वो निमोनिक इंस्ट्रक्शंस याद करने पड़ेंगे, वो भी एक टफ काम था। फिर कोबोल फोर्टान जैसी लैंग्वेजेस आ गई। कोबोल फोर्टान लैंग्वेजेस में क्या दिक्कत आ गई? कोबोल फोर्टान लैंग्वेजेस में दिक्कत आ गई कि भाई ये लैंग्वेज स्पेसिफिक बन गए, जिनका अपना स्पेसिफिक पर्पस था। जैसे कॉमन कोबोल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, कोबोल जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा जाता है, फोर्टान साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करा जाता है। पास्कल दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करके बनाया गया है। बट हमारे पास ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जो जनरिक हो, जनरल पर्पस के लिए हो। तो इन दोनों के मिडिल में सी आई, तो सी इज द वेरी फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि पहले असेंबली मशीन आई, देन कोबोल फोर्टान बी लैंग्वेज आई, इन दोनों के मिडिल में सी आई। So C is the very first general purpose programming language. It is the very first general purpose programming language. General purpose which is not specific, which is used in every area, which is used in every field. जैसे जावा है ना, जावा भी हर फील्ड में है, वैसे C भी हर फील्ड में है, हर एरिया में है। समझ रहे हो? और ये तो सबसे पहली वो लैंग्वेज बनाई गई जिसमें मतलब कह सकते हो कि वो सारे फीचर्स दे दिए गए। तो जब ये सारे फीचर इसके पास था ही, तो फिर इसके जगह पे C++ क्यों पढ़ते हैं, और C++ के जगह पे जावा क्यों पढ़ते हैं, है ना क्वेश्चन। सी की कई सारी डेफिनेशन है, कहते हैं सी इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं सी के बाद आई, चाहे C++ है, जावा है, फलाना है, डिमाका है, जो भी है ना, जितने आप जानते हो सी के बाद वाले लैंग्वेजेस, वो सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सी के बाद आई, सी से इंस्पायर्ड होके आई। तो सी जो है मदर लैंग्वेज है ऑल लैंग्वेजेस की। ये सबसे पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना। और इस लैंग्वेज में आप अगेन अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। देखो बाकी लैंग्वेजेस थी, सबके साथ अपना स्पेसिफिकेशन था, रिस्ट्रिक्शन था कि व्हाट दे कैन डू, बट सी इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच हैव नो एनी रिस्ट्रिक्शंस कि व्हाट इट कैन डू। By using C, you can develop the any categories of software. Using C, you can develop the desktop application, web application, even mobile applications, सब कुछ आप डेवलप कर सकते थे C। C का यूज करके ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट उसे यूज करेंगे या उसे बिजनेसमैन ही यूज करेंगे, नहीं, आम आदमी भी यूज कर सकते हैं। अब आपको ये भी जान के बड़ा मतलब आश्चर्य होगा कि इसको हम C क्यों बोलते हैं और इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि ये लो और हाई दोनों का फीचर रखता है। सी प्रोग्राम कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एज वेल, एंड सी का प्रोग्राम स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, वन ऑफ द मिडिल लेवल लैंग्वेज। चूंकि पहले मशीन असेंबली आया, फिर कोबोल फोर्टान पास्कल और बी जैसी लैंग्वेज आई, तो इन दोनों के मिडिल में ड्यूरेशन वाइज 1972 में सी आई थी, इसलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो चूंकि अब वो ड्यूरेशन खत्म है, अब ड्यूरेशन से आगे चीजें चली गई हैं, इसलिए सी मिडिल नहीं है, अब दो ही लैंग्वेज होती है, लो और हाई। सी एक काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है सी। फिर उसको कंपाइल करा जाता है, ट्रांसलेट करा जाता है हार्डवेयर पे चलाने के लिए। हार्डवेयर पे तो जावा का भी प्रोग्राम चलता है, हार्डवेयर के बिना किसी का भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सी का प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर पे चल जाता है और जावा का प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर पे नहीं चलता है।
क्यों नहीं चलता है, कैसे नहीं चलता है, ये चीज तो आगे जानना पड़ेगा हमें। कैसे नहीं चलता है, क्या उसकी पीछे कहानी होती है। सी स्टैंड फॉर कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट ये एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई जिसमें मतलब सारी चीजें कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी गई। मतलब आप कैरेक्टर्स में चीजों को लिख सकते थे, इंग्लिश अल्फाबेट कैरेक्टर्स यूज कर सकते थे, और कैरेक्टर सी में पहला वर्ड सी था, इसीलिए इसका नाम सी रखा गया। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जी पहले बी था, फिर बी को इन्हांस करके एक नई चीज बनानी थी, सी रख दिया। अब चूंकि सी में इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से डिनोट करते थे, इसलिए सी प्लस प्लस बनाया गया, क्योंकि वो एक इंक्रीमेंट करा गया, उसके अंदर कुछ इन्हांसमेंट करा गया। तो क्वेश्चन ये है कि जब सी लैंग्वेज जब थी तो सी प्लस प्लस क्यों बनाई गई। अच्छा, बाकी की चीजें समझ में आ गई, बाकी के कंसेप्ट समझ में आ गए। यस सर। यस सर। क्या लगता है आपको कि जब सी लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस क्यों बनाई गई? सर सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिमुला, देन सी प्लस प्लस। सर सी में जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक अच्छा। हाँ, लाइक मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसीज, हर काम जो है वो मैन्युअली करना पड़ता था हमें। और जो है कोई एल्गोरिदम लिखना है, लेट सपोज लिंक लिस्ट, तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी। और ये सिक्योर नहीं थी इतनी वेबसाइट्स, अगर हम इस पर बनाते थे तो वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज थे। और टाइट कपलिंग होती थी इसके अंदर, तो इस वजह से। तो और दूसरा मेन पर्पस जो ये था कि ये रियल वर्ल्ड से, मतलब कि रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं थे। नहीं थे, सही बात है। यानी कि सिंपल सा मतलब आप बोल सकते हो कि सी फॉलो करती थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को। अब ये जो अप्रोचेस होते हैं 3 तरह से होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। मेनली देयर आर 3 काइंड ऑफ अप्रोचेस टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ये 3 तरह के अप्रोचेस, 3 तरह की मेथोडोलॉजी होती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है? बताइए आप लोग, कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? बोलिए भाई, कौन कौन से अप्रोचेस या कौन कौन सी मेथोडोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए? आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि सर अप्रोचेस अभी तो आप बताया, एजाइल बताया, वाटरफॉल बताया, वो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच, वो सॉफ्टवेयर की के मेथोडोलॉजी मैंने बताए। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजीज हैं, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, उनकी मेथोडोलॉजीज हैं। कहते हैं जो भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो जावा है, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, हर लैंग्वेज की अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, अपना एक कैटेगरीज होता है, अपना एक तरीका होता है, जिस अप्रोच को, जिस तरीके को वो फॉलो करता है। उन तरीकों में से एक तरीका है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक है एस्पेक्ट ओरिएंटेड, है ना। तो जो सी है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड को अप्रोच को फॉलो करती थी, और सी प्लस प्लस है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, ऊप्स को फॉलो करती है। तो जब सी प्लस प्लस ऊप्स को फॉलो करती थी तो फिर जावा क्यों बनाई गई? ये तो क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? सी प्लस प्लस में सर उतनी सिक्योरिटी नहीं थी ना, सिक्योर नहीं था वो लैंग्वेज। सिक्योरिटी नहीं थी, और सर उसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी, एंड पॉइंटर्स थे, जिसकी वजह प्लेटफॉर्म से। डिपेंडेंट था। यस सर। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, और जावा सबसे पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाई गई। जी तो जावा सर, इज अ इसमें फ्रेंड प्लेटफॉर्म फंक्शन भी था। इंडिपेंडेंट ऑल्सो। हाँ जी, हाँ जी। सर कोई सर और इसमें फ्रेंड फंक्शन का भी यूज किया जाता था ना? हाँ जी, किस फंक्शन का? सी में फ्रेंड फंक्शन भी यूज होता था, जिसके चलते ये सिक्योर नहीं होता था उतना। अब फ्रेंड फंक्शन क्या होता था भाई? फ्रेंड बनाने से सिक्योरिटी खत्म हो जाती है क्या? सर कोई और लैंग्वेज भी है सर, जो अपना
कोरा का फीचर रखती है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा के अलावा? जावा के अलावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन है? और तो कोई नहीं है। सर पाइथन भी प्लेटफॉर्म पाइथन नहीं है, इंडिपेंडेंट पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। यस। वही मैं बोलने जा रहा था, सही बात है। ये तो रूबी लैंग्वेज नहीं है क्या? आर लैंग्वेज, आर आर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, कौन सी? आर लैंग्वेज सर, रूबी। आर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, मैं उसे जानता नहीं हूँ कि भाई और आर लैंग्वेज में क्या ऐसा फीचर होता है। देखो जावा की बात बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई, ठीक है। लेट्स सर्च ऑन इंटरनेट लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। किसी ने सर्च कर रखा है पहले से? भैया देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस ये सब हैं, सब लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट किस तरह से हैं, किस रिस्पेक्ट में है, वो भी देखना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है इसकी मीनिंग क्या है वो भी देखिए, और कहते हैं कि जी देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस में रूबी, जो आप आर बोल रहे थे, लिस्प, लिस्प स्कीम, स्काला, है ना, पाइथन, PHP, पर्ल, सी शार्प, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, सी शार्प वगैरह, ये सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। पहले तो नहीं होते थे, अब मे बी अब कुछ जुगाड़ उगाड़ करके हो रहे हो। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, किस रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपने आप को क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वो आगे का चैप्टर है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की मेथोलॉजी होती है, प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी होती है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट एंड एस्पेक्ट। तो सी में क्या कमी थी? सी प्रोसीजर ओरिएंटेड को फॉलो करती थी, और प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या कमी थी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, ये चीज हम कल जान पाएंगे, आज नहीं। प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या कमी थी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आया, यानी कि जब प्रोसीजर ओरिएंटेड की प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो सी की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, क्योंकि सी प्रोसीजर ओरिएंटेड को ही फॉलो करती थी। सी जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड मेथोलॉजी को फॉलो करती थी, अभी भी करती है, और जावा, C++ ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ये रियल वर्ल्ड को फॉलो नहीं करती थी, रियल वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करती थी। क्लियर? ये रियल वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करती थी, ये चीज है। लेकिन और क्या क्या कमी थी और क्या क्या दिक्कतें थी वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको याद रहना चाहिए प्रोग्रामिंग की मेथोलॉजी होती है। तो मतलब हम सी तक आ चुके हैं, यानी मतलब अब सी की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर यहीं से प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और ये सारा चीज भी जानेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, कल मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताया था जावा का इंस्टॉल करने के लिए, तब तक वो कर लिया था आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल? JDK इंस्टॉल कर हाँ लिया सर, कर था? लिया था। यस सर। हाँ सर, कर लिया था। हाँ सर, कर लिया। तो आप लोग हेलो प्रोग्राम बना के एटलीस्ट देख लीजिए, अपना नाम वाम प्रिंट किसी ने प्रोग्राम बनाया कोई सिंपल सा, जी अपना बनाया, नाम वाम प्रिंट Yes, करा sir. लिया? बनाया जी। ठीक, सर मैंने चलिए बनाया कल, था बट एक प्रॉब्लम आ रहा था सर। हाँ हाँ बताइए प्रॉब्लम क्या आ रहा था? सर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता था, लेकिन जब मैं क्लास फाइल को जब मैं सर रन करता था तो सर उसमें तो स्क्रीन एक्सटर्नल। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? जी सर, अभी तो मोबाइल पर सर देख रहा था मैं।
तो आप एक काम करना, मुझे मैसेज करना जब आप लैपटॉप ऑन करना तो, ठीक है? ठीक है सर, मैं ओके, अलग ठीक से देख लूंगा, अलग से देख लूंगा। ठीक है सर, ओके। तो देखो, मतलब आप लोगों को लगा होगा कि पढ़ने का क्या तरीका होता है कि चीजों को रटना नहीं होता है। जब कोई भी टर्म आए तो वहीं पे रुक जाओ और उसी के अंदर घुस जाओ कि भाई ये क्यों है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम जावा के इंट्रोडक्शन पे ही हैं। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, कैसे आई, क्या हुआ होगा, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है जी, समझो अच्छे से। और जब तक नहीं समझ में आया तब तक उसी में ही घूमते रहो। ये तो मैंने पढ़ा दिया, फिर पढ़ो